जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना एजे सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजे इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने अपनी श्रृंखला का अगला भाग लेकर। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 30 सेट इसके प्रैक्टिस सेट गिफ्ट कराएंगे आपके लिए, तो हम अगला भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने 40 क्वेश्चन किए थे हिंदी के, इसी तरीके से इस सेट में भी हम हिंदी के 40 क्वेश्चन करेंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए काफी लाभकारी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत लगन के साथ तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से ये आपकी सफलता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। चलिए, तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना अगला सेट 2 और देखते हैं कि सेट 2 में हमने आपके लिए बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं और काफी रिलीवेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में उसके पर्यायवाची हैं और हमें उनका क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलान करना है। चलिए, तो देखिए ऑप्शन ए में आपको पहले दिया गया है जीव, अपर्णा, हुतासन, चंचरीक, और दूसरी लिस्ट में सेकंड लिस्ट में दिए गए हैं भ्रमर, रचना, पार्वती और अग्नि। हमें इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो जीव का हम जानते हैं कि जीव का क्या होता है, पर्यायवाची होता है रचना। जीव का पर्यायवाची क्या होता है, रचना होता है। और अपर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती। अपर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती। देखिए, तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। हुतासन का पर्यायवाची क्या होता है, हुतासन का पर्यायवाची होता है अग्नि। हुतासन का पर्यायवाची होता है अग्नि। और चंचरीक का पर्यायवाची क्या होता है, चंचरीक का पर्यायवाची होता है भ्रमर। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कूट से मिलान करेंगे। यहाँ पर एक कूट दिया गया है, उससे हम मिलान करेंगे। और कूट में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, तो जीव जो है 2 से, और ये 3 और ये 4, और ये डी वाला जो है वो 1 से। तो 2, 3, 4 और 1 जो है आपका सही होना चाहिए। तो 2, 3, 4 और 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है। 2, 3, 4, 1 दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जीव का पर्यायवाची रचना, अपर्णा का पार्वती, हुताशन का अग्नि और चंचरी का क्या होता है, भ्रमर। तो इस तरीके से आपका जब कूट में देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही मिलान करेगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सदाचार का विलोम क्या होता है। सदाचार का विलोम क्या होता है, सदाचार का विलोम क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं सदाचार का विलोम होता है कदाचार। क्या होता है, सदाचार का विलोम होता है कदाचार। ठीक है, आचार, समाचार और विचार, इनके बारे में आप जानते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विलोम की दृष्टि से कौन असंगत युग्म है। विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन असंगत है। हमें देखना है, विलोम एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, विलोम विपरीतार्थक शब्द होने चाहिए। स्वाधीन और पराधीन। तो स्वाधीन का पराधीन जो है वो क्या है, उचित विलोम शब्द है। अर्वाचीन और समीचीन। तो यहां पर देखिए, अर्वाचीन और समीचीन को देखिए, और ऑप्शन सी है अनुग्रह और विग्रह। अनुग्रह तथा विग्रह, अनुग्रह और विग्रह। चलिए, अनुग्रह और विग्रह, रोपण और उन्मूलन, 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। स्वाधीन, पराधीन, अर्वाचीन, समीचीन, अनुग्रह, विग्रह, रोपण और उन्मूलन। तो देखिए, स्वाधीन का जो है पराधीन क्या होता है, उचित विलोम होता है, बिल्कुल सही है। अर्वाचीन और समीचीन जो है ये एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। देखिए, अर्वाचीन का मतलब होता है आपका नवीन या नया, नया या नवीन। हम जानते हैं कि अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो क्या होता है, नया या नवीन होता है, नया या नवीन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें समीचीन, तो समीचीन जो होता है, समीचीन का क्या होता है, तो समीचीन का अर्थ होता है, समीचीन का अर्थ होता है यथार्थ या सत्य, है ना। सत्य या यथार्थ क्या होता है समीचीन का, उचित कह सकते हैं, उचित भी होता है समीचीन का, उचित, है ना। उचित जो है उचित कह सकते हैं या सत्य कह सकते हैं या यथार्थ कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, समीचीन का अर्थ होता है। अनुग्रह और विग्रह, अनुग्रह का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विग्रह होता है, बिल्कुल सही है। अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रोपण और उन्मूलन, रोपण का मतलब होता है स्थापित करना, उन्मूलन का होता है उसका खंडन करना। तो ये भी विकल्प सही है। पूछा गया था असंगत, असंगत का मतलब पूछा गया था कि गलत क्या है इनमें से। ठीक है, तो हमारी दृष्टि से कौन सा गलत है इसमें, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, सही विकल्प होगा। अर्वाचीन का समीचीन विलोम नहीं होता है, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन विलोम होता है। तो बी ऑप्शन में त्रुटि है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए विकल्प ए जो पहला ऑप्शन दिया गया है गात गोत्र, ऑप्शन बी दिया गया है किवाड़ कपाट, और सी दिया गया है गहरा गंभीर, तथा ऑप्शन डी है बभूत विभूत। ठीक है, तो इसका हमें देखना है कि इसमें कौन असंगत है, गलत का चुनाव करना है। ठीक है, असंगत का चुनाव करना है, ध्यान रखेंगे असंगत का चुनाव करना है। ठीक है, तो असंगत जो दिया गया है वो क्या है, देखिए जो गोत्र जो होता है तत्सम होता है वो इसका तद्भव शब्द होता है गोत, क्या होता है गोत, न कि गात। ठीक है, तो यहां पर जो है गात शब्द जो दिया गया है ये क्या है, गलत है, गात नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए था, गोत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, गोत होना चाहिए था। तो गोत्र का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, गोत होता है। ठीक है, गोत्र तत्सम है और गोत्र का तद्भव रूप जो होता है वो क्या होता है, गोत होता है, न कि गात। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्या होगा, यही जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां गलत ही पूछा गया है। अच्छा, किवाड़ का कपाट बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, किवाड़ का कपाट ही होता है। ठीक है, गंभीर का क्या होता है, गहरा होता है, ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है। बभूत और विभूत का क्या होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, विभूति तत्सम है और उसका जो तद्भव होता है भभूत होता है। ठीक है, विभूति वही होता है, भभूत समझ सकते हैं, जो आपने देखा होगा कि शिवशंकर अपने माथे पर सफेद कलर का जो रंग का लगाते हैं उसे भभूत कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हाथी शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर क्या बनेगा, हाथी शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है हथी, ठीक है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी हथनी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाथा गलत है और हैथी भी गलत है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सही बनेगा वो क्या होगा, हथनी बनेगा। ठीक है, तो इसका जो परिवर्तन होगा लिंग परिवर्तन हथनी बनेगा, हाथी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका कंज का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो कंज का अनेकार्थक शब्द जो है वो कौन सा नहीं है, कमल, विघ्न, अमृत और ब्रह्मा। कमल, अग्नि, कमल, विघ्न, अमृत और ब्रह्मा में से कंज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है नहीं, तो नहीं का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमल बिल्कुल होता है, अमृत भी होता है और ब्रह्मा भी होता है, ये तीनों सही है, तीनों होते हैं, कमल, अमृत और ब्रह्मा तीनों ही कंज का अनेकार्थक शब्द होते हैं। विघ्न नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, विघ्न नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया गया ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या होगा, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या होगा, विकल, अविकल, अनन्य, अन्यतम। विकल, अविकल, अनन्य और अन्यतम में से दिया गया है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों का अर्थ होता है अविकल, क्या होता है अविकल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अविकल होता है। अच्छा, विकल का मतलब होता है बेचैन या परेशान कह सकते हैं, बेचैन है या परेशान है, व्याकुल कह सकते हैं। ठीक है, व्याकुल भी कहा जा सकता है, व्याकुल। ठीक है, व्याकुल भी कहा जा सकता है। ठीक है, या बेचैन भी कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अविकल दिया गया है, तो अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसा का वैसा बना रहना। ठीक है, समरूप बना रहना। अनन्य आप जानते हैं, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, और अन्यतम का मतलब होता है दूसरा कोई अन्य। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयोग होगा। बहुधा जो है वो मतलब क्या है कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, सामान्य रूप से बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन है पुलिस, भीड़, होश या दूध, इनमें से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा विकल्प जो है बहुधा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो जनरली हम देखते हैं कि पुलिस, पुलिस कैसा है, ये समूहवाचक संज्ञा में आता है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उसको पुलिस कहते हैं। भीड़, भीड़ भी समूहवाचक है। होश और दूध, ठीक है, तो दूध जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, और होश जो है भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा जो है बहुधा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पुलिस के लिए हम क्या बोलते हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं कि पुलिस आ गई, क्या बोलते हैं पुलिस, तो आ गई का मतलब क्या है, आ गए नहीं, आ गई, तो इसका मतलब एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचन नहीं है, हमें नोटिस करना बहुवचन में किसका प्रयोग किया था, बहुवचन में प्रयोग होना चाहिए। तो पुलिस का तो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, पुलिस एक वचन में प्रयोग होता है। जबकि ये दूसरा देखिए, भीड़ जो है, भीड़ का प्रयोग अगर भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या बोलते हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इसका प्रयोग भी एक वचन में ही होता है, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन सी होश, तो हम क्या बोलते हैं, उसके होश उड़ गए, है ना, तो होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता, होश उड़ गए, तो यानी होश उड़ गए, दर्शन हुए, है ना, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये जो कुछ संज्ञाएं हैं इनका प्रयोग बहुधा कैसा होता है, बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, तो होश उड़ गए यानी ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, अतः हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, होश उड़ गए, यानी इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। ठीक है, दूध, दूध के लिए दूध उबल गया, तो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो दूध भी इसके लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे भाई सुनो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अरे भाई सुनो, ठीक है, तो अरे भाई सुनो में, अरे भाई में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर कारक चिन्ह आपको दिख गया होगा। अरे भाई सुनो में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नंबर 1 संबोधन, नंबर ऑप्शन बी दिया गया संबंध कारक, अधिकरण कारक और करण कारक। ठीक है, तो सबको पता है अरे भाई इसमें दो चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये संबोधन है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हे राम, अरे मित्र, है ना, हे भाई,
तो इस प्रकार से जो उपयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके, आप जानते हैं कि वो संबोधन कारक होते हैं, ठीक है, संबोधन कारक होते हैं। अच्छा, संबंध कारक क्या है? संबंध कारक आप जानते हैं जिनमें क्या होता है, किसी संबंध को प्रकट किया जाता है, किसको, किसी संबंध को प्रकट किया जाता है। जैसे इसमें प्रयोग किया जाता है का, है ना, कि, ठीक है, कि, है ना, इस तरीके के जो चीजें हैं वो प्रयोग किया जाता है, का, की के प्रयोग संबंध कारक आप जानते हैं, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है मैं तथा पर, है ना, मैं तथा पर जो है, जैसे किसी वस्तु, घर में, कमरे में, छत पर, है ना, तो ये अधिकरण कारक है। करण कारक के लिए क्या होता है, से या के द्वारा, से, ठीक है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हम बस से दिल्ली गए, हम ट्रेन से अजमेर गए, तो इस तरीके से जो बोला जाता है तो से, ठीक है, या क्या, जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, यानी कलम से पत्र लिखा या कलम के द्वारा पत्र लिखा, तो वहां पर क्या होता है, करण कारक होता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपने देखा ये जो कारक है वो समझ लिए। संबोधन कारक में हम इस तरीके, अरे भाई, हे मित्र, हे राम, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो देखिए, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो उसमें विशेषण कौन सा है देखना है, ठीक है। दिया गया राजा, हरिश्चंद्र, सत्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि राजा जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या है राजा, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो राजा तो नहीं है, विशेषण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विशेषण कौन सा, विशेषण पूछा गया है, तो हम इस बात पर ध्यान रखेंगे, विशेषण पूछा गया है। हरिश्चंद्र, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हम जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सत्यवादी, सत्यवादी का मतलब सत्य बोलने वाले थे, ठीक है, तो सत्य बोलने वाले शब्द, सत्यवादी शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सत्यवादी सही शब्द होगा, ठीक है, सत्यवादी विशेषण है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हुई हो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हुई हो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस पर ध्यान देना है। सभी क्रियाओं को हम व्याख्या करेंगे, या व्याख्या करेंगे इनकी, और समझेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं जो है यहाँ पर, इनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हुई हो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो उस क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है कि एक क्रिया समाप्त होने से पहले दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है जैसे इसमें कर प्रत्यय जुड़ गया, यानी क्रिया में कर प्रत्यय जोड़ करके इनको बनाया जाता है, कर प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है। क्या जोड़ा जाता है, कर प्रत्यय जोड़ करके इनको बनाया जाता है, ठीक है, कर प्रत्यय, ठीक है। अब जैसे इनका उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या है कि बच्चे किताब पढ़कर सो गए, ठीक है, या हम खाना खाकर सो गए, ठीक है। इस तरीके यानी कर के एक काम करने के बाद दूसरा काम आरंभ हो जाता है तुरंत ही, तो कर जो करके आता है, यानी कर प्रत्यय के साथ क्रियाएं बनती है, सोकर, उठकर, है ना, चलकर, है ना, खेलकर। तो इस तरीके की जो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं वो कैसे होती है, पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। बाकी प्रयोग इनका इसी तरीके से है कि जैसे वह उठकर चला गया, ठीक है, या हम दूध पीकर सो गए, ठीक है, बच्चे किताब पढ़कर खेलने चले गए। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। दूसरा देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया आप जानते हैं कि क्या होता है, जैसे चलना, खेलना, है ना, चलना, खेलना, है ना, खाना, पीना, पढ़ना, है ना। तो ये सब क्या है आपकी जो है, ये क्या है आपकी सामान्य क्रिया है, ठीक है, सामान्य क्रिया है, ठीक, सामान्य क्रिया है। जैसे खेलना जो है वो क्या है, सामान्य क्रिया है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें दो क्रियाओं को जोड़ करके संयुक्त क्रिया बनाई जाती है। जैसे देखेंगे, इसका उदाहरण है, जैसे वह विद्यालय चला गया, है ना। तो इसमें देखिए दो चीज चली आई, चला गया, है ना, दो चीजें आ रही हैं, चला और गया, चला गया। तो चला गया के लिए मतलब क्या है यार, चलना तो क्रिया है, चला गया, तो ये इस तरीके से जो बनती हैं उनको कहते हैं संयुक्त क्रिया है। तो चला गया यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चला गया है, इसको चला जो है मुख्य क्रिया है, ठीक है, और दूसरी जो दी गई है गया जो है वो क्या है, रंजित क्रिया है, ठीक है, इसको रंजित बोला जाता है, ठीक है, रंजित। तो मुख्य और रंजित, इस तरीके से यहाँ पर ये दो चीजें दी जाती है, रंजित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाता है, ठीक है, कर्ता स्वयं इस कार्य को नहीं करता, किसी कार्य को अन्य किसी और से करवाता है, तो ऐसी ही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने खाना बनवाया, ठीक है, मैंने किताब पढ़वाई, ठीक है ना, उसने कोई अपना कार्य किसी और से करवाया था, तो अपना कार्य करवाया, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती है वो कैसे होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे इसमें आता करवाया, क्या आया, करवाया, ठीक है, या कह सकते हैं बनवाया, बनवाया, ठीक है, पकवाया, ठीक है, पढ़वाया, समझ गए, पढ़वाया। तो ये जो क्रियाएं हैं वो कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हम समझ गए हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जो क्रिया
देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उसने मुझसे मित्रता की, क्योंकि ये तो हमने पढ़ी लिया ना प्रेरणा से क्रिया अलग। ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उसने मुझसे मित्रता की है, यह क्रिया यह किस काल का वाक्य है। ठीक है, उसने मुझसे मित्रता की है, यह किस काल का वाक्य है। देखिए यहाँ पर भी देखें काल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित है, और एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक से दो प्रश्न आने की संभावना यहाँ से रहती है। उसने मुझसे मित्रता की है। ठीक है, बहुत अच्छा वाक्य है, उसने मुझसे मित्रता की है। चलिए समझेंगे। ऑप्शन है पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत और आसन्नभूत। ठीक है, तो ये जो वाक्य दिया गया है ये आपका किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका आसन्नभूत का वाक्य है। ठीक है, अब देखिए आसन्नभूत क्या होता है। आसन्नभूत का अर्थ होता है कि जो कार्य अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है। ठीक है, अभी अभी कार्य समाप्त हो गया है। ठीक है, तो उसे हम आसन्नभूत कहते हैं, यानी कोई क्रिया समाप्त हो चुकी है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हम आसन्नभूत कहते हैं, जस्ट खत्म होने वाली बात है ना। जैसे बच्चे अभी विद्यालय से आए हैं, ठीक है, पिताजी अभी अभी गए हैं, अभी गए हैं। ठीक है, तो यानी कोई भी कार्य अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है, उसका प्रभाव अभी भी अगर बना हुआ है तो हम उसे आसन्नभूत कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने मुझसे मित्रता की है, यानी अभी की बात है। ठीक है, बच्चे अभी विद्यालय से आए हैं, ठीक है, वे अभी गए हैं, तो इस तरीके की बात के होते हैं ना, जिनसे पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो वो आसन्नभूत के उदाहरण होते हैं। ठीक है, संदिग्ध भूत में क्या होता है, देखिए संदिग्ध भूत अच्छा एग्जाम्पल है। तो संदिग्ध भूत में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, किसी कार्य होने की संभावना की जाती है। जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई होगी, है ना, बच्चे विद्यालय पहुंच गए होंगे, इस तरीके की कल्पना की जाती है, बच्चे उम्मीद की जाती है, संभावना की जाती है। बच्चे, है ना, बच्चे विद्यालय पहुंच गए होंगे। ठीक है, होंगे। तो ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, आपका संदिग्ध भूत का है, बच्चे विद्यालय पहुंच गए होंगे। ठीक है, अगला देखेंगे अपूर्ण भूत। क्या अपूर्ण भूत में क्या है कि क्रिया समाप्त नहीं होती है, रहा है, रहा था, रही था, रहा था, रही थी, रहे थे वाले वाक्य होते हैं, तो ये इसमें समाप्त नहीं होता है। जैसे वह अपना कार्य कर रहा था, ठीक है, हम मैदान में खेल रहे थे, है ना, बच्चे किताब पढ़ रहे थे, तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं क्या होता है, अपूर्ण भूत है, रहा था, रही थी वाले वाक्य। ठीक है, रहा था, है ना, रहा था, रही थी, ये वाले वाक्य जो होते हैं। ठीक है, ये कैसे वाक्य होते हैं, ये वाक्य होते हैं आपके अपूर्ण भूत वाले वाक्य। ठीक है, अगला देखेंगे पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत में क्या होता है कि कार्य समाप्त हो गया था, जैसे बच्चे किताब पढ़ के सो गए थे, ठीक है, या हम अपना कार्य पूरा कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें चुका था, चुकी थी वाली बात आता है ना, थी आना इंपॉर्टेंट है, चुका था, है ना, चुकी थी, ये वाले वाक्य जो होते हैं, है ना, या लिया था, दिया था, ये, या खाया था, पिया था ना, तो वो वाले वाक्य जो होते हैं वो होते हैं आपके पूर्ण भूत के उदाहरण। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, आसन्न भूत। ठीक है, उसने मुझसे मित्रता की है। ठीक है, तो मित्रता की यानी अभी भी मित्रता की है, तो ये आसन्न भूत का उदाहरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रिया का केंद्र कर्ता पर है, कर्म पर है, या क्रिया के भाव पर है, यह कौन बताता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले पाठ्य साइड में भी आपको पढ़ाया था कि यहाँ से एक प्रश्न भी आना निश्चित होता है, लगभग यहाँ से प्रश्न आने की बहुत अच्छी संभावना होती है। ठीक है, क्रिया का केंद्र कर्ता पे पड़ता है तो वो कैसा होता है, कर्तवाच्य होता है। ठीक है, कर्म पर पड़ता है तो कैसा होता है, कर्मवाच्य होता है। और अगर क्रिया के भाव पर पड़ता है, ठीक है, क्रिया के भाव पर पड़ता है तो वो कैसा होता है, भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया था कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तवाच्य, और अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव की प्रधानता है यानी क्रिया की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस सेट में भी पढ़ाया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आना एक निश्चित रूप से बनता है कि आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जनरली समझ के होंगे क्या है, ये वाच्य है। ठीक है, तो ये वाच्य से आया हुआ था एग्जाम्पल है। चलिए वचन आप जानते हैं, एक वचन बहुवचन, कारक चिन्ह आप जानते हैं, है ना, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ना संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कारक, ये आपने पढ़ रखे हैं। तो कारक अलग होते हैं। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, जिनका व्यय नहीं होता है, जैसे संबंधवाचक, है ना, विस्मयादिबोधक, इस तरीके के। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, यह उपहार आज ही मिलेगा, इस वाक्य में ही क्या है। ठीक है, इस वाक्य में दिया गया ही जो है ये क्या है, ही आज ही मिलेगा। ठीक है, तो ही जो है वो क्या है, कारक है, निपात है, संबंध बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। ठीक है, कारक आप जानते हैं तो कारक तो नहीं है, कारक आप जानते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो ये कारक चिन्ह तो नहीं है। ठीक है, संबंध बोधक भी आप जानते हैं, जहां पर क्या होता है कि कर्ता या जो होता है ना, कर्ता या कर्म के साथ में संबंध प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, विस्मयाद बोधक भी जानते हैं, जिनके पीछे विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उल्टी आई, ये आप जानते हैं ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं है। अब ये बचता है निपात। तो ये क्या है, निपात क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो निपात क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, किसी कार्य के होने पर बल प्रदान करते हैं ना, आज ही, तो ही जो है वो बल प्रदान करके आज ही मिलेगा, फोर्स करते हैं। तो जैसे और देख लेते हैं निपात में क्या होता है, जैसे ही होता है ना, ही तो अभी आपने देख लिया, भी होता है ना, भर होता है ना, अभी होता है ना, इस तरीके के जो है ये ही, तो ये निपात है। तो ये क्या करते हैं, किसी कार्य में, मतलब किसी वाक्य में उस क्रिया के होने पर बल प्रदान करते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं उसको, फोर्सफुली उस चीज को होने के लिए इंडिकेट करते हैं, तो ये आपके क्या है, निपात है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये क्या है, निपात है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मां शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सार्थक शब्द बनेगा, मां शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, अगर आ लगाते हैं, देखिए उपसर्ग कहां लगते हैं, पहले तो समझिए उपसर्ग लगता है किसी जो मूल शब्द होता है उसके आगे, उपसर्ग कहां लगता है, आगे लगता है।
ठीक है, और प्रत्यय कहां लगते हैं, पीछे लगते हैं, तो उपसर्ग आगे लगेगा। तो भाई हम जो है मां शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं, आ लगाएंगे तो आ आगे लगेगा, तो क्या बन जाएगा, आमा, तो आमा तो कोई शब्द बन नहीं रहा। ये बन जाएगा अतिमा, तो अतिमा भी कोई मूल शब्द नहीं बन रहा है, मतलब कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। उपमा, तो उपमा लगाने से, तो उपमा जानते हैं किसी का कंपैरिजन करने के लिए उपमा अलंकार भी होता है, तो आपने पढ़ा ही है। तो उपमा यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपमा जो है वो सही है, और अपमा, अपमा भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो गलत है, और बाकी का जो आपका दिया गया है यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भुजक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है भुजक्कड़ में। अच्छा अभी देखिए उपसर्ग का क्वेश्चन आया, अब जस्ट प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो है वो कहां लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, मूल शब्द के पीछे आकर के नए शब्दों का निर्माण करने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो भुजक्कड़ में कौन सा प्रयोग है, कौन सा प्रत्यय है, भुजक्कड़ में प्रत्यय देखना है भाई, तो प्रत्यय कौन सा है, ड़, ड़ तो नहीं है, ठीक है, कड़, कड़ भी नहीं है, कड़ भी नहीं है, ठीक है। अगला कौन सा है, झक्कड़, ठीक है, और अक्कड़, ठीक है, तो झक्कड़ नहीं है, इसमें क्या होगा, अक्कड़ होगा, क्या होगा, भुज अक्कड़, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भुजक्कड़ में अक्कड़ जो है वो क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा युग्म सही, यानी तीन गलत होंगे, कोई एक जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, सो सही वाला ऑप्शन में चुनना है, ठीक है। दिया गया मधुबोधन अयादि संधि है, ठीक है, मधुबोधन क्या है, अयादि संधि है, तो भाई ये तो गया था, अयादि तो नहीं है, ठीक है। मधुबोधन में क्या होता है, देखिए मधुबोधन में क्या होता है, मधु, ठीक है, मधु, मधु प्लस ओदन, क्या है, मधु प्लस ओदन, ठीक है, मधु प्लस ओदन, तो मधु प्लस ओदन से क्या बना है, मधुबोधन, यानी ओ छोटा ओ प्लस ओ, यानी ये मिलकर के बने व, ठीक है, और उसके साथ में मात्रा। तो ये जो है आपकी कौन सी संधि है ना, ये आपकी कौन सी संधि है, आप जानते हैं कि इसमें जब छोटी ए है ना या छोटा ओ का निर्माण होता है, तो वो कौन सी संधि होती है आपकी, है ना, आप जानते हैं कौन सी संधि होती है, ये आपकी क्या है, यड़ संधि है, कौन सी है, यहाँ छोटा ए और छोटा ओ नहीं बन रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है, क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ओ प्लस आ मिलकर के क्या बन रहे हैं यहाँ पर, मधु प्लस ओदन, ठीक है। तो यहां पर क्या मिला, छोटा ओ, ठीक है, और उसके साथ में क्या मिलेगा, ओ, और ये क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कौन सी संधि है, यड़ संधि है, कौन सी संधि है, यड़ संधि है, कौन सी संधि, यड़ संधि, ठीक है। तो अयादि नहीं है, कौन सी है, यड़ संधि है, ठीक है, अयादि नहीं है, कौन सी है, यड़ संधि है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तत्रैव, तो तत्रैव में क्या होता है, तत्र धन एव, तत्रैव में क्या होता है, तत्र, ठीक है, तत्र प्लस एव, ठीक है, ये होता है, और यहाँ पर तत्र प्लस एव में क्या होता है, बड़ी बन जाती है, तत्र प्लस एव करके बनाते हैं, और ये बनता है आपका, ठीक है, बड़ी ए बनती है, यहाँ पर क्या बनती है, बड़ी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, आपकी कैसी संधि हो जानी चाहिए, वृद्धि संधि हो जानी चाहिए, कैसी, वृद्धि संधि, वृद्धि हो जानी चाहिए, कैसी, वृद्धि, तो भाई यहाँ दीर्घ दी गई है, तो ये भी गलत है, ठीक है, वृद्धि हो जानी चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज द गलत है, रॉन्ग है। खगेश, खगेश में क्या होता है, खग धन ईश, खग धन ईश, तो अ के बाद में ई आएगा तो ए बनेगा, तो यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए, कौन सी, गुण संधि होनी चाहिए, कौन सी संधि, गुण संधि होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया संधि, तो ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कौन सा है, दुष्काल, दुष्काल में क्या दिया गया, विसर्ग संधि दी गई है दुष्काल में, तो दुष्काल का क्या होता है, दो, ठीक है, दो धन काल, दुधन काल होता है, ठीक है। तो विसर्ग जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दुष्काल में, ठीक है, विसर्ग संधि है, दुष्काल में विसर्ग संधि है, यानी ये जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दुष्काल में विसर्ग संधि है। खगेश में आपकी गुण संधि है, ठीक है, यहाँ पे दिया था तो गलत है। तत्रैव में आपकी वृद्धि संधि है, यहाँ दीर्घ दिया था तो वो भी गलत है। मध्वोधन में आपकी क्या है, और आपकी कौन सी यड़ संधि है, यहाँ पर अया दिया गया है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यावत जीवन में कौन सा समास है, यावत जीवन, ठीक है, तो यावत जीवन का मतलब होता है जीवन भर, क्या अर्थ होता है, जीवन भर, जीवन भर, ठीक है। तो जीवन भर में कौन सा आपका कौन सा समास है, ठीक है। देखिए तत्पुरुष, तत्पुरुष में हम जानते हैं कि कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है। बहुव्रीहि में क्या होता है कि ना तो प्रथम पद और ना ही उत्तर पद क्या कहते हैं, प्रधान होता है, यानी दोनों पद कैसे होते हैं, गौड़ होते हैं, कोई तृतीय अन्य पद क्या क्या होता है, प्रधान होता है, यानी जैसे कभी देवताओं के नाम आते हैं, शूलपाणी है ना, त्र्यंबकम, ऐसे जो उदाहरण आते हैं वो सब किसके होते हैं, बहुव्रीहि के होते हैं। तो यहाँ पर जीवन भर लिया गया है, यानी जो अंतिम पद है वो क्या है, अव्यय है, ठीक है, इसका मतलब बहुव्रीहि समास नहीं होगा। अच्छा द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास भी यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या बचता है इसमें, अव्ययी भाव, ठीक है, क्योंकि आपका जो उत्तर पद है वो कैसा है,
क्या क्या अव्ययी है, अव्यय है, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अव्ययी भाव समास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी लेखक के उपनाम को उद्धृत करना हो, यानी उसको लिखना हो, ठीक है, तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक, उपनाम के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का, ठीक है, एक गहरे उद्धरण चिन्ह का, योजक चिन्ह का और विवरण चिन्ह का। तो चार विकल्प हैं। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है आपका? इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो कैसा होता है आपका? ये आपका कैसा होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है कोटेशन लिखने के लिए। जब कोई स्टेटमेंट लिखना हो, किसी राइटर का या किसी कवि का कोई स्टेटमेंट दिया हो, स्टेटमेंट लिखना हो, तब हम क्या करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी जो है, एक गहरे उद्धरण चिन्ह, वो गहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कोई उपाधियां लिखी होती है उसके लिए क्या करते हैं? गहरे उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है डैश की तरह, डैश लगाया जाता है बीच में। ठीक है, तो जैसे आते हैं आपके द्वंद्व समास वाले आते हैं, जब एक दूसरे विपरीतार्थक शब्द आते हैं, जैसे माता पिता लिखना होता है, माता पिता एक साथ लिखते हैं, तो हम उसके बीच में क्या करते हैं? डैश लगा देते हैं। ठीक है, यही होता है आपका क्या? योजक चिन्ह। अच्छा, विवरण चिन्ह कैसा होता है? विवरण चिन्ह इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह जो होता है वो क्या है? आपका विवरण चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ पर एक गहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, चांदी का जूता मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? चांदी का जूता मारना, भाई बड़ा महंगा जूता है आजकल, ये चांदी बहुत महंगी होती जा रही है ना, तो चांदी का जूता मारना बड़ा महंगा जूता है। ठीक है, धन का लालच देना, चांदी का जूता पहनाना, धन को लुटाना, खूब लाभ होना। तो खूब लाभ होना गलत है, सही नहीं है। धन को लुटाना भी सही नहीं है। चांदी का जूता पहनाना बिल्कुल नहीं, क्यों? चांदी का जूता नहीं पहनाते हैं। चांदी का जूता मारने का अर्थ होता है धन का लालच देना। ठीक है, तो धन का लालच देना यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चांदी का जूता मारने का अर्थ होता है धन का लालच देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, चांदी का जूता मारना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, संविधान दिवस। ठीक है, तो हम जानते हैं शिक्षक दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? इसे हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर को आपका ये मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस देख लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ना 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है संविधान दिवस। संविधान दिवस हम जानते हैं कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे को भी पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हायरार्की का हिंदी पर्याय क्या है? हायरार्की ना, हायरार्की का प्रयोग करते हैं, तो हायरार्की का प्रयोग हिंदी पर्याय क्या है इसका? असहाय, उच्च, पदानुक्रम या विरासत। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। असहाय, उच्च, पदानुक्रम या विरासत। ठीक है, तो असहाय नहीं है, ठीक है, उच्च भी नहीं है, ठीक है, और इसका विरासत भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा पदानुक्रम। क्या होता है? पदानुक्रम, सीनियरिटी है ना, एक क्रम के अनुसार, अपने पद के अनुसार एक क्रम तैयार जो होता है वो क्या होता है आपका? पदानुक्रम, यानी वो होता है आपका हायरार्की। ठीक है, चलिए सीनियरिटी के हिसाब से किसी विभाग में एक सीनियर पद पर अधिकारियों का एक जो क्रम होता है उसे हम हायरार्की कहते हैं, और उसको पदानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हायरार्की में समझना होता है, जैसे क्या होता है? कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर क्या होता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर मतलब हेड कांस्टेबल, सॉरी, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एएसआई, फिर एसआई के बाद एसआई ना, इस तरीके जो क्रम व्यवस्था होती है तो वो उसे हम हायरार्की कहते हैं, पदानुक्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है भारत, फिजी, मॉरिशस या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? बी, यानी फिजी में हुआ था, फिजी के नांदी में, फिजी के नांदी, नंदी नहीं, नांदी में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था आपका? 17 से 19 फरवरी, 17 से 19 फरवरी 2023 को, 17 से 19 फरवरी। ठीक है, 17 से 19 फरवरी 2023, 2023। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी आपकी हिंदी। क्या थी इसकी थीम? हिंदी। ठीक है, परंपरा यानी परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत
से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम 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 बुद्धिमत्ता यानी एआई बुद्धिमत्ता, या कृत्रिम मेधा भी कह सकते हैं, कृत्रिम मेधा, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। तो हिंदी परंपरा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ये इसकी थीम थी। और 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था फिजी के नांदी में, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा था? क ख ग पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा था? आगरा, है ना, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, है ना। तो कौन सा था? यहाँ इलाहाबाद में हुआ था। कौन सा? करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस साहित्यकार को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ना? दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं है, अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, रामदरस मिश्र, और अगला ऑप्शन है अज्ञे, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं, अमरकांत को भी दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं, ठीक है। और उसके बाद रामदरस मिश्र को अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्राप्त है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। यानी इनको रामदरस मिश्र जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये तो आपको इनका प्राप्त हुआ है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अज्ञे जी को दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? रामदरस मित्र होगा, ठीक है। रामदरस मिश्र जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। तो रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2015 में प्राप्त हुआ था। कब? 2015 में प्राप्त हुआ था। जबकि इनको एक और इनके थोड़ा पुरस्कार और देख लेते हैं इनके, ठीक है। तो इनके पुरस्कार और देख लेते हैं। इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, है ना, व्यास सम्मान इन्हें 2011 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इनको आग की हंसी, एक पुस्तक है इनकी, आग की हंसी, ना, आग की हंसी, है ना, आग की हंसी, ठीक है। आग की हंसी जो पुस्तक है उसके लिए इन्हें 2021 में, है ना, 2021 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। और 2025 में इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, 2021 में, यानी ये 2021 में प्राप्त हुआ था। सरस्वती सम्मान का प्राप्त हुआ इनको आग की हंसी के लिए 2021 में इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, और 2025 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 2025 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ, पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री सम्मान इनको 2025 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 31 अक्टूबर 2025 को इनकी डेथ हो गई थी रामदरस मिश्र की, ठीक है, रामदरस मिश्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रामाणिक रूप से सही नहीं मानी जाती है? प्रामाणिक रूप से सही नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए, आमतौर पर जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश की तरह नहीं है कि इसमें कुछ साइलेंट होगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है इंग्लिश में, है ना, तो हिंदी में देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, जो लिखा जाएगा वही उच्चारण भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, आमतौर पर प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, बिल्कुल प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, अन्य ध्वनियों के लिए अन्य प्रतीक है, ठीक है। यानी एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक चिन्ह आपकी देवनागरी लिपि में दिया गया है, तो ये विकल्प भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी यानी ये बात भी सही है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, शब्द के ऊपर जो आप लाइन खींचते हो उसे बोलते हैं सिरोरेखा, यानी जैसे महत्वपूर्ण के ऊपर आपने लाइन खींची है तो जहां लाइन खींची जाती है वो एक शब्द माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा शब्द होता है। तो देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। शब्दों को अलग करता है दूसरे शब्द से, ठीक है। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। हाँ, यहाँ थोड़ी त्रुटि है, क्योंकि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी जो है वो ब्राह्मी की कैसी उत्तर लिपि है, कैसी है, उत्तर लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी की उत्तर लिपि कह सकते, उत्तर का मतलब तो उसके बाद में आई हो, उत्तर लिपि है, समकालीन नहीं है, ठीक है। यानी ये ब्राह्मी लिपि की कैसी है, उत्तर लिपि है, यानी ब्राह्मी से के बाद में आई लिपि है, ठीक है, उसकी समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो कैसा है, गलत है। तो हमसे क्या पूछा गया था, प्रामाणिक रूप से सही नहीं है, तो नहीं पूछा गया था, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की संभावना है, मतलब इस तरीके के प्रश्न जो है वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं और कांस्टेबल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि, है ना, नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है नंदी नागरी, ऑप्शन बी पहाड़ी नागरी, एंड ऑप्शन सी दक्षिण नागरी, एंड डी पर्वत नागरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, देखिए पहाड़ी नागरी नहीं होता है, दक्षिणी नागरी भी नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। दक्षिण नागरी में फंसना नहीं है, दक्षिण नागरी सही नहीं है। उसके बाद है पर्वत नागरी भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नंदी नागरी, ठीक है, नंदी नागरी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा में शामिल है? बघेली बोली कौन सी उपभाषा में शामिल है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बघेली है वो कौन सी हिंदी में शामिल है? पूर्वी हिंदी में शामिल है। कौन सी हिंदी में शामिल है? पूर्वी हिंदी में। यानी पूर्वी हिंदी में इसके अलावा और कौन कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी का एक ट्रिक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ABC। ठीक है ना, क्या रखेंगे? A B एंड C, ABC ध्यान रखेंगे। ABC का मतलब क्या है? ABC का मतलब है, ए का मतलब है अवधि। ठीक है, नहीं, इसको ए का मतलब होता है अवधि, बघेली। ठीक है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं जो है, यानी तीन बोलियां जो है, ये कहां पर आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी चार बोलियां, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये चार राजस्थानी हिंदी के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी आती है? मेवाती। ठीक है, मेवाती ध्यान रखेंगे, मेवाती। ठीक है, मेवाती नहीं है, मेवाती है, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मेवाती, मेवाती। ठीक है, मेवाती। अगला है, मेवाती के अलावा है आपकी मेवाड़ी। मेवाड़ी, मेवाड़ी को मारवाड़ी भी कहते हैं। मेवाड़ी को क्या कहते हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी भी कहते हैं, मेवाड़ी को मारवाड़ी कहते हैं। इसके अलावा इसमें भाषा और है आपकी जयपुरी। ठीक है, जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी। और जयपुरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है आपकी, जयपुरी को, यानी जयपुरी को हम क्या बोलते हैं? जयपुरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी जयपुरी, जयपुरी जो है जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती या ढूंढानी भी कहते हैं, हाड़ौती या ढूंढानी भी कहते हैं, हाड़ौती। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, हाड़ौती या ढूंढानी भी कहा जाता है, ढूंढानी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती या ढूंढानी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और है इसमें मालवी। ठीक है, मालवी, यानी चार भाषाएं आती है। ठीक है, राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? चार, मेवाती। ठीक है, मेवाती, मेवाड़ी, मेवाती एक, दूसरी है मेवाड़ी, मेवाड़ी को मारवाड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरी है जयपुरी, जयपुरी को हाड़ौती और ढूंढानी भी कहा जाता है। चौथी है मालवी, यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत चार बोलियां आती है, मेवाती, मेवाड़ी, जयपुरी और मालवी। ठीक है, अच्छा, इनके उपनाम भी वो ध्यान रखेंगे, मेवाड़ी और मारवाड़ी एक ही है, जयपुरी को हाड़ौती और ढूंढानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, मालवी जो है, तो मालवी अगली चौथी बोली है इसके अंतर्गत। अच्छा, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी हिंदी के दो वर्ग हैं। ठीक है, इसमें दो वर्ग हैं आपका, एक है, दो वर्ग इस तरीके से है, एक तो दिया गया आपका ओकार बहुला। ठीक है, एक है आपका ओकार बहुला और एक है आपका आकार बहुला। ठीक है, आकार बहुला। ठीक है, दो है, तो इस तरीके से दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ओकार बहुला में यहाँ पर जो आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे आकार बहुला। आकार बहुला में दो आते हैं, कौरवी, आकार बहुला में कौरवी, और दूसरी आती है कौरवी। कौरवी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। कौरवी को कहा जाता है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, कौरवी को। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आकार और उकार बोला भी पूछा जाता है। कौरवी को हम खड़ी बोली बोलते हैं, कौरवी को क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। ठीक है, अच्छा, दूसरी इसमें जो है, दूसरी है आपकी हरियाणवी। कैसी है? हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, चलिए जानते हैं आप, हरियाणवी है। ठीक, हरियाणवी। अच्छा, हरियाणवी जो है, इसको हम लोग ना बांगरू भाषा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांगरू। हरियाणवी को क्या बोलते हैं? बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बांगरू किस बोली को कहा जाता है, किस बोली का उपनाम है? तो हरियाणवी का उपनाम है बांगरू। अच्छा, इसका दूसरे वर्ग, दो भाषाएं हुई, कौरवी और हरियाणवी, दो वही पश्चिमी हिंदी में। अच्छा, इसके अलावा तीसरी होती है आपकी ब्रज, जो ओकार बहुला में आता है ना, ब्रज। उसके अलावा आपकी होती है बुंदेली, है ना, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली, और बुंदेली के अलावा कौन सी है? कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। ये तीन बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंदर, कन्नौजी। ठीक है, तो पांच बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ओकार बहुला में तीन, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। आकार बहुला में आपका तो कौरवी और हरियाणवी, तो पांच बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसके अलावा बचा हुआ बिहारी हिंदी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी आपकी तीन बोलियां आती हैं। ठीक है, इसमें आता है मगही। ठीक है, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, 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 मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। इस प्रकार से तीन जो बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से था बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा में शामिल है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? पूर्वी हिंदी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना? निम्न में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है आपके, और हमने नेपाली, राजस्थानी, कांगड़ी और गोंडवी। ठीक है, तो राजस्थानी जो है वो हिंदी भाषा की बोली है, तो इसे शामिल नहीं किया गया। कांगड़ी को भी नहीं किया और गोंडवी को भी नहीं किया गया। नेपाली जो है ये आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेपाली
जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। तो नेपाली यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे कि जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर जो है ना, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है ना, जो मैथिली बोली जो है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैथिली बोली जो है ना, मैथिली बोली जो कि आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली, इसे भाषा के रूप में आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली है जिसे भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो मैथिली को शामिल किया गया है। हालांकि ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि पूर्वी बिहार में बोली जाती है ना, पूर्णिया क्षेत्र में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ना, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है आपके र, ल, र और च। ठीक है, तो र हम जानते हैं ये कैसा होता है, अनुनासिक है। कैसा है ये? अनुनासिक है। कैसा है? अनुनासिक, अनुनासिक है। ठीक है, ये हम जानते हैं अनुनासिक है। अच्छा, दूसरा जो ल है, ल कैसा होता है आपका? ये पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? ल कैसा है? पार्श्विक है। ल कैसा है? ये पार्श्विक है। इसके बारे में ऑप्शन दिया गया, ल कैसा होता है? पार्श्विक है। र जो होता है, र कैसा है? ये आपका लुंठित या प्रकंपित है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये कैसा है आपका? लुंठित या प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित है। ठीक है, ये र आपका। च होता है, ये च वर्ग है, स्पर्श व्यंजन है। कैसा है? स्पर्श व्यंजन है, हम जानते हैं च वर्ग में आने वाला स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ल जो है वो कैसा है? पार्श्विक है। ठीक है, ल जो है वो कैसा है? पार्श्विक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका है, स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन का वर्ग। स्पर्श व्यंजन में जो आपके 5 वर्ग होते हैं, है ना, इसमें 5 वर्ण जो आते हैं, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण भी आते हैं, तो कुल मिला के 25 वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़े क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो पहले और द्वितीय जो है, पहले और द्वितीय जो है वो क्या है? नाद है, घोष है, अघोष है, या फिर क्या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो नाद नहीं है। ठीक है, पहले और जो दूसरा वर्ड होता है वो कैसा होता है? अघोष होता है। कैसा होता है? अघोष इज द करेक्ट आंसर। कैसा होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो कैसा है? सघोष है। यानी क और ख कैसे है? अघोष है। ठीक है, उसके बाद च और छ कैसे है? अघोष है। उसके बाद ट में आएंगे, ट और ठ कैसे है? अघोष है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्रम है। तो ये पूछ रहे हैं पहला और दूसरा कैसा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, और तीसरा, चौथा और पांचवा होता है वो क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे होते हैं? घोष होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो अड़ाखाली जो है ना आपका, चूल्हे भटिया वाला, आप जानते हैं ना, चूल्हे भटिया इसको कहा जाता है। तो ये चूल्हे वाला जो अड़ा है, ये कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो ये पूछा गया तालव्य है, मूर्धन है, कंठ है या ओष्ठ है। ठीक है, चलिए तो उनका विश्लेषण करते हैं और उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कंठ जो होता है वो कैसा होता है? क वर्ग जो होता है। क वर्ग क्या होता है आपका? कंठ होता है। क वर्ग यानी क वर्ग। क वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? कंठ होता है। इसके अंतर्गत आने वाले क्या होते हैं? क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, यानी अणा जो होता है वो कौन सा होता है? ये वाला अणा। ये कैसा होता है? कंठ होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है, कंठ के बाद आता है तालव्य। तालव्य कौन सा होता है? च वर्ग होता है। कौन सा होता है? च वर्ग जो होता है वो कैसा होता है आपका? तालव्य होता है, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में क्या होता है? च वर्ग में क्या आता है? च, छ, है ना, ज, च, छ, ज, झ और आपका ये चूल्हे भटिया वाला। ठीक है, तो आपको मिल गया चूल्हे भटिया वाला जो है वो कहां पर आता है आपका? तालव्य होता है। कैसा होता है? तालव्य होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद तालव्य के बाद देख लेते हैं, तालव्य के बाद आता है आपका मूर्धा, है ना। तो क, च, क वर्ग, च वर्ग और उसके बाद क्या होता है? ट वर्ग ना। तो ट वर्ग जो है वो कैसा होता है आपका? आपका कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। ट वर्ग, कौन सा वर्ग? ट वर्ग जो है वो आपका कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे आपका ओष्ठ। ओष्ठ कैसा होता है? प वर्ग जो होता है वो कैसा है आपका? ओष्ठ होता है, प वर्ग। ठीक है, प वर्ग जो है वो कैसा है? ओष्ठ होता है। अच्छा, इसके अलावा रह गया त। त जो होता है वो कैसा होता है आपका? दंत्य होता है। ठीक है, चलिए तो इज द करेक्ट आंसर। तालव्य जो आपको ना खाली चाहिए था वो कैसा हो गया? ये आपका कैसा है? ये चलिए तालव्य है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, किसका? अपभ्रंश का कालिदास, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए डॉक्टर भयाणी, ऑप्शन बी डॉक्टर बागची, ऑप्शन सी राहुल साकृत्यायन एंड ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर भयाणी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भयाणी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य चुनिए। क्या चुनना है? अशुद्ध वाक्य चुनना है आपको। ठीक है, तो अशुद्ध पर ध्यान रखेंगे बड़े, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चुनना है आपको, है ना। तो अशुद्ध चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है आपको। चार दीवारी के भीतर एक विद्यालय है। ठीक है, उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लें। ऑप्शन सी है, यह योजना निस्संदेह सफल होगी।
ऑप्शन डी हमें निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई हैं। ठीक है, तो चलो हम त्रुटियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो त्रुटि जो हो सकती थी वो यहाँ हो सकती थी, या तो निःशुल्क गलत लिखा होता है ना, या फिर पुस्तकें यानी इसमें वचन संबंधी त्रुटि हो सकती थी, है ना, गई या गई होता। तो ये तो ऑप्शन सही है, इसमें तो कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। ठीक है, लेकिन देखा जाए यह योजना निस्संदेह, निस्संदेह भी यहाँ त्रुटि हो सकती थी, लेकिन यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद में लिंग संबंधी भी त्रुटि नहीं है इसमें। उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान ले, तो ये भी सही लिखा है, उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान ले यानी ये बी लिखा हुआ, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, यहाँ एक त्रुटि दिखाई दे रही है, चार दीवारी, तो चार दीवारी जो ये गलत लिखा है, या तो चार दीवारी होना चाहिए था। जब इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर दीवारी नहीं दीवारी लिखा जाता है, चार दीवारी लिखा होना चाहिए था, चार, ठीक है, चार दीवारी इस तरीके से होना चाहिए था, एक ही शब्द होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, चार दीवारी बड़ी ई आनी चाहिए थी, यहाँ ये त्रुटि है आपको। ठीक है, छोटी ई दिखाई दे रही है ना, तो ये छोटी ही नहीं बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर त्रुटि है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अशुद्ध वाक्य चुनना था, ऑप्शन ए जो है वो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए एक गद्यांश लिया गया है। एक आलोचक बताता है कि इको क्रिटिसिज्म साहित्य में प्रकृति, स्थान और मानव व्यवहार के रिश्ते का अध्ययन है। वह कहता है कि पाठ में नदियां, वन और प्राणी केवल सजावट नहीं, वे नैतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी उपन्यास की सामाजिक व्याख्या के साथ पर्यावरणीय पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका ध्यान का क्वेश्चन 35 है, वो देखिए क्या है, इको क्रिटिसिज्म किसका अध्ययन है, इको क्रिटिसिज्म किसका अध्ययन है, मात्र छंद का, ठीक है, मात्र छंद का बिल्कुल नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। साहित्य पर्यावरण संबंध का, केवल चरित्र नामों का, ऐतिहासिक तिथियों का, तो केवल चरित्र नामों का नहीं है, ऐतिहासिक तिथियों का भी नहीं है, है ना, तो ये किसका करेक्ट आंसर होगा, साहित्य पर्यावरण संबंध का, किसका, साहित्य पर्यावरण संबंध का। ठीक है, तो किसका होगा, साहित्य पर्यावरण संबंध का होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आलोचक प्रकृति तत्वों को कैसे देखता है ना, प्रकृति तत्वों को कैसे देखता है, सजावटी पृष्ठभूमि में, सजावटी पृष्ठभूमि में बिल्कुल नहीं, कथानक से असंबंधित, ये भी नहीं, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले, इसी रूप में वो आलोचक प्रकृति तत्वों को देखता है। हास्य का स्रोत, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में देखता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास पाठन के लिए आलोचक क्या सुझाता है ना, उपन्यास पाठन के लिए आलोचक जो है वो क्या सुझाता है, केवल सामाजिक व्याख्या, केवल भाषा शैली, सामाजिक के साथ पर्यावरणीय पढ़ाई, या केवल चरित्र गणना। ठीक है, तो केवल वाले तो वैसे भी निषेधात्मक होते हैं, है ना, तो ये तो आप जानते ही हैं कि वैसे भी निषेधात्मक होते हैं, तो ये केवल सामाजिक व्याख्या गलत है, केवल भाषा शैली ये भी गलत है, केवल चरित्र गणना भी गलत है, सामाजिक के साथ पर्यावरणीय पढ़ाई जो है ये सही है, गद्यांश के अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सामाजिक के साथ साथ पर्यावरणीय पढ़ाई भी आवश्यक है। चलिए तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुनय बिन काना, कर बिनु करम करे बिनु नाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है और इंपॉर्टेंट भी है ना, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे बिनु नाना। ठीक है, विषम, विभावना, असंगत और तदगुण। ठीक है, तो विषम नहीं है, ठीक है, असंगत नहीं है, तदगुण भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभावना अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी विभावना जो है वो सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन है रति, शोक, विस्मय, जुगुप्सा। ठीक है, तो अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या होता है, विस्मय, है ना, विस्मय होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विस्मय। चलिए आइए देखते हैं कि थोड़ी व्याख्या करते हैं, है ना। रति जो होता है किसका होता है, श्रृंगार का, रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम, रति का मतलब क्या है, प्रेम होता है, और ये किसका उदाहरण होता है, श्रृंगार रस का, यानी श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, और श्रृंगार होते हैं आपके दो तरीके के, श्रृंगार कैसे होते हैं, दो तरीके का होता है ना, कितना, दो तरीके का, एक तो होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। कैसा होता है, संयोग श्रृंगार, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, और कैसे समझेंगे संयोग और वियोग क्या है ना, तो संयोग और वियोग में क्या है कि जब नायक आ रहा हो, तू ही रब तू ही खुदा हो, तो समझ जाइए कि प्रेम में डूबा हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है तो समझ गया कि संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, और जब गाने लगे बेवफा है बेवफा निकली तो समझ जाइए कि वियोग श्रृंगार है ना, समझ गए ना, तो जब प्रेमी प्रेमिका से दूर है ना, बिछड़ा हुआ है, तो वियोग श्रृंगार में डूबा हुआ है, तो समझ जाइए कि वियोग है। ठीक है, अब शोक क्या होता है, करुण रस, है ना, किसका, करुण रस, करुण रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, शोक नामक स्थायी भाव, तो वो करुण रस का होता है। चलिए विस्मय अद्भुत रस का है, जुगुप्सा किसका होता है, बीभत्स रस का होता है, किसका होता है, बीभत्स। ठीक है, और जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, घृणा, क्या होता है, घृणा। ठीक है, तो घृणा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न जो है, नीचे दी गई पंक्तियों से अद्भुत रस वाली पंक्ति चुनिए, अद्भुत रस वाली पंक्ति चुनिए। दाढ़ी में तिनका अटका, गुरुजी बोले आज हवा भी शरारती है। ठीक है ना, दाढ़ी में तिनका अटका, गुरुजी बोले आज हवा भी शरारती है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? हास्य रस का। किसका है? हास्य रस का। ठीक, ये हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा दिया जाए, शमशान सी निस्तब्ध रात मन पर करुण धुएं की परतें। ठीक है, तो ये आपका करुण रस का उदाहरण है। किसका है? करुण रस का। ठीक है, इसमें करुण रस है। अगला देखिए, पीपल तले सड़ा अन्न, कीट भ्रमर का घिनौना जमाव। ठीक है, तो यहाँ पर घिनौना शब्द हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा होगा? बीभत्स होगा। कैसा होगा? बीभत्स, बीभत्स रस इसमें। ठीक है, भयानक, बीभत्स, भयानक नहीं है, सॉरी बीभत्स है, ये घृणा वाला है। ठीक है, बीभत्स है, हाँ, जिसको देखते हुए मतलब घृणा उत्पन्न होती है, तो ये बीभत्स है। गगन से इंद्रप्रस्थ की 7 डोरें धरती पर उतर आई, मन विस्मय से स्थिर हो गया। मन विस्मय यानी आश्चर्य से स्थिर हो गया, तो यहाँ आश्चर्य प्रकट होता है, वहीं आपका क्या होता है? विस्मय होता है, और वहां पर आपका अद्भुत रस होता है। अद्भुत का जो स्थायी भाव क्या है? विस्मय, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत रस, यहीं पर क्या है? आपका अद्भुत रस है। ठीक है, तो अद्भुत रस है, यानी जो डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका अद्भुत रस। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज आपने हिंदी के 40 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी, और इसमें से कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले 40 क्वेश्चन की अगली श्रृंखला के साथ, नए सेट के साथ प्रस्तुत होते हैं बहुत शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।